हाँ, तो 2020 के प्रश्न पत्र में इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का पहला प्रश्न दिया है, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 4 स्टेटमेंट इसमें दिए हैं और पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। इस तरह के प्रश्न को हम लॉजिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है, हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। बिल्कुल सही बात है। आपने मोगली पिक्चर देखी होगी या फिर हाथी मेरे साथी देखा होगा, तो उसमें जो महिला जो मादा होती है वही अपने ग्रुप को लीड करती है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब एक जहाँ जहाँ है हम उसको डिलीट अगर करते हैं तो हम 50-50 पर आ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा विकल्प देखते हैं। दूसरा दिया है, हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 महीने तक हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। ये प्रेग्नेंट होने के बाद 22 महीने बाद बेबी को जन्म देती हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा भी सही है हमारा। तीसरा दिया है कि सामान्यतः हाथियों में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हाथी जो होती है ना, वो 50 वर्षों की आयु तक भी बच्चा पैदा कर सकती हैं। और मादा हाथियों की औसत उम्र जो होती है वो 70 वर्ष के लगभग होती है। और इसमें जो मादा होती है ना, कई हाथियाँ ऐसी भी होती हैं जो 65 वर्ष तक भी बच्चा पैदा करने की क्षमता रखती हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा गलत है हम लोगों का। चौथा देखते हैं। चौथा दिया है, भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या केरल में है। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो केरल लिख रहा है ना, केरल की जगह कर्नाटक होना चाहिए था। क्योंकि भारत में जो सबसे अधिक हाथियाँ पाई जाती हैं वो कर्नाटक में पाई जाती हैं। लगभग 6049 हाथियाँ हैं। ठीक है, तो ऐसे में हम लोगों का आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में 2018 में इसी तरह का पूछा था। उसमें नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य सब दिया था। उसमें ऑप्शन सही था सत्यमंगलम बाघ रिजर्व। ठीक है, तो आप इसके बारे में सब लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो देखिए, जो कावेरी नदी बेसिन में है ना, वो आपको मिलेगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये मिल जाएगा, सत्यमंगलम मिल जाएगा और वायनाड मिल जाएगा। ये तीनों मिल जाएंगे, बाकी पापीकोंडा नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा विकल्प सही हो जाएगा सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में शिलोंग फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बार्बेट, ग्रे चिंट मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या है। ठीक है, इस तरह का प्रश्न यूपीएससी एक ना एक पूछता ही है, और 2022 में ऐसे ही महासीर के बारे में भी पूछा है। तो इसका विकल्प जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा पक्षी। देखिए, शिलोंग फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बार्बेट, ग्रे चिंट मिनीवेट और वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो मोहम्मद सलीम और उनकी टीम ने कुछ विचित्र पक्षियों की खोज करी थी, ये साउथ इंडिया के वनों में, तब उनको ये मिला था। तो ये हमारा पक्षी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरह का प्रश्न आपको आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। वैसे ट्रिक नहीं लगाना है, नहीं तो 2 नंबर कट जाएगा, उसके साथ ही 1/3 वो भी कट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, भारतीय अनूप मृग यानी कि बारहसिंघा की बात कर रहा है कि उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है यानी कि शाकाहारी है, के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये भी पूरी तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन है, और जितना भी इसमें ऑप्शन दिया है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य, सबके बारे में हम लोग प्रीवियस ये जब क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें पढ़ चुके हैं, ऑप्शन में आ चुका है कितनी बार। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। और इन चारों ऑप्शन को एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर। चारों ऑप्शन को पढ़ने के साथ ही आप ये भी देखिएगा कि ये जो पशु दिया है, मतलब जो बारहसिंघा की बात कर रहा है, ये IUCN की रेड लिस्ट में किस स्थान पर है, साथ ही साइट्स की लिस्ट में किस स्थान पर है। ये सब जब आप देख लेंगे एक बार तो आपको क्लियर कट पता होगा कि कौन सा क्या है, ताकि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी पूछे तो हम उसका आंसर दे पाएँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, इस्पात सलाह निम्नलिखित में से किस सामग्री के लिए हो सकता है। ठीक है, 3 विकल्प दिए हैं उसमें और पूछा है उपयुक्त में से कौन सा सही कथन हो सकता है। आइए हम देखते हैं तीनों विकल्प। पहला दिया है आधार सड़क के निर्माण में। बिल्कुल सही बात है, इसका उपयोग हम आधार सड़क के निर्माण में कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कृषि मृदा के सुधार के लिए। कृषि मृदा के सुधार के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और तीसरा दिया है सीमेंट के उत्पादन के लिए, तो इसका भी कर सकते हैं हम। तीनों ही विकल्प सही है। आइए थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। व्याख्या में दिया है, स्टील स्लैग एक मूल ऑक्सीजन भट्टी में
लोहे के स्टील में रूपांतरण या इलेक्ट्रिक आर्क फर्म में स्टील बनाने के लिए स्क्रैप में पिघलाने के एक उप उत्पाद हैं। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक संभावित स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिलते हैं। ठीक है, 4 इसमें अभयारण्य के नाम दिए हैं। पहला दिया है अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा दिया है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा दिया है किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और चौथा दिया है मानस राष्ट्रीय उद्यान। पूछा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये हम लोगों को बताना है। तो अगर हम बात करें कस्तूरी मृग के प्राकृतिक आवास की, तो कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य में मिलता है और इसके साथ ही आपको गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में मिल जाएगा। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा ए, 1 और 2। ठीक है, देखिए अस्कोट कस्तूरी मृग अभयारण्य भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी भारत के उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो दोनों ही उत्तराखंड में है, हमारा विकल्प सही हो जाएगा ए। बाकी और 2 बचे हैं, उनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके उपयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। पहला दिया है ताम्र स्लैग, तो ये तो सही है। दूसरा दिया है शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी, ये भी सही है। तीसरा दिया है जियो टेक्सटाइल्स, ये भी सही है। और चौथा दिया है उष्ण मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी, तो जो गर्म होता है वो कैसे सड़क बना सकते हैं, उससे पिघलेगा आदमी के वो में चिपकने लगेगा पैर में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पांचवा दिया पोर्टलैंड सीमेंट, तो इसका भी उपयोग नहीं किया जाता है, हमारा विकल्प सही हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों को अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन इसमें दिए हुए हैं और पूछा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। आइए इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट दिया है कि कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारदर अंतर्विष्ट होते हैं, तो सही बात है, ये सब होते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है, कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, तो करते हैं भैया, ये भी सही है। और तीसरा दिया है कि भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, भारतीय कोयला उतना अच्छा नहीं होता है, इसीलिए इसमें काफ़ी मात्रा में राख मिलती है, इसीलिए कहते हैं कि भारतीय कोयले की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी कम है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। थोड़ा कोयले के बारे में आप और पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में रखा गया हो तो इसका क्या तात्पर्य होगा। हम लोग बार बार वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को देख चुके हैं, हालांकि वहाँ पर जंतुओं के बारे में दिया था, यहाँ पर पौधों के बारे में दिया है, बस इतना अंतर है। ठीक है, इसकी व्याख्या हम लोग पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। तो इसका जो आंसर होगा ना, ये हो जाएगा उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, इसमें इसको रखा गया है। ठीक है, पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप एक बार फिर से ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1952 को पढ़िए। इसके साथ ही जो 2025 में अभी वन रिपोर्ट आया है उसको भी आप पढ़ लेंगे, तो वहाँ से एक आध क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि यह 4 साल में एक बार इसकी रिपोर्ट आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं और पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये हम लोगों को बताना है। आइए इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि पटाखे के वितरण में भी सरकार पूरी तरह से नियंत्रण रखती है। पटाखा कहाँ बनता है उसके लिए लाइसेंस सरकार जारी करती है, तो ये कैसे हो जाएगा कि इस पर सरकार का कोई भी नियंत्रण ना हो, उर्वरकों पर ना हो, कोई भी ऐसा उल्टा सीधा उर्वरक आदमी के पास चला जाए जिससे खेती बर्बाद हो जाए या फिर वो खा ले, कुछ भी हो सकता है, तो नियंत्रण तो होना ज़रूरी है। तो पहला स्टेटमेंट जहाँ जहाँ है हम उसको डिलीट करेंगे, उसके बाद हम अगेन 50-50 पर आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा दिया है, अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही बात है, अमोनिया प्राकृतिक गैस से उत्पन्न हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखाने का उप उत्पाद है, सही बात है। तेल शोधन में जो वेस्ट होते हैं कुछ और होते हैं, उसी में से परिष्कृत करके इनको निकाला जाता है, तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। ठीक है,
तो सामाजिक मूल्य की बात कर रहा है। तो आइए देखते हैं कार्बन का सामाजिक मूल्य होता क्या है। कार्बन की सामाजिक लागत किसी भी समय एक अतिरिक्त टन ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से होने वाले प्रभावों की सीमांत लागत है, जिसमें पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर गैर बाजार प्रभाव शामिल है। बड़े पैमाने पर समाज CO2 के उत्सर्जन की लागत वहन करता है, जबकि जीवाश्म ईंधन जलाने वाले CO2 उत्सर्जन से लाभ अर्जित करते हैं। भारत का कार्बन सामाजिक लागत अनुमान लगभग $86 है, जिसका अर्थ है कि आज बिजली संयंत्र या तेल पाइप से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का प्रत्येक टन आगे आने वाले वर्षों में आर्थिक नुकसान में $86 का योगदान दे सकता है। अब व्याख्या से आपको इसका आंसर क्लियर हो रहा होगा कि प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन में होने वाली दीर्घकालीन जो क्षति है वही कार्बन के सामाजिक मूल्य पद को सही रूप से डिफाइन करती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो आइए पहले हम लोग जानते हैं जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी, क्या इसका लक्ष्य था। आइए देखते हैं। देखिए, जैव ईंधन एक हाइड्रोकार्बन ईंधन है जो कार्बनिक पदार्थ से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादित होता है, जैव ईंधन के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, जैव ईंधन पर मौजूदा राष्ट्रीय नीति 2018 काम कर रही है। पहली पीढ़ी में जैव ईंधन में आमतौर पर चीनी, स्टार्च, वनस्पति या पशु आवास वाले खाद्य स्रोतों से बनाए जाते हैं। प्रक्रिया पारंपरिक तकनीकी का उपयोग की जाती है और वे कृषि फसलों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आता है पहले पीढ़ी में वो आता है चीनी, स्टार्च, वनस्पति और पशु का वसा, ये हो गया। दूसरी पीढ़ी की जैव ईंधन की बात करें तो ये जैव ईंधन का उत्पादन करने के लिए पौधों के अखाद्य भागों जैसे कि तना और भूसी का उपयोग किया जाता है। हालांकि ये ईंधन पहली पीढ़ी के जैव ईंधन की तुलना में कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं। इस बात को आप नोट भी कर सकते हैं अपने कॉपी में। और तीसरा, अगर हम तीसरे पीढ़ी की जैव ईंधन की बात करें तो तीसरे पीढ़ी के जैव ईंधन जो होते हैं उसमें जैव ईंधन के शैवाल जैसे सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है और शैवाल जैसे सूक्ष्मजीव को खाद्य उत्पादन के लिए उपयुक्त भूमि और पानी पर उगाया जा सकता है। अगर हम चौथी पीढ़ी के जैव ईंधन की बात करें तो चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन जो होता है इसके उत्पादन में पौधों को आनुवंशिक रूप से कार्बन की उच्च मात्रा को अवशोषित करने और संग्रहित करने के लिए संशोधित किया जाता है, जिससे बायोमास के रूप में काटा जा सकता है। ठीक है, इस नीति में गन्ने का रस, शुगर वाले वस्तु जैसे कि चुकंदर, स्वीट्स, सोरगम, स्टार्च वाली वस्तुएं जैसे कि कार्न, कसावा, मनुष्य के उपभोग के लिए उपयुक्त परिष्कृत अनाज जैसे कि गेहूं, टूटा चावल, जो सड़े हुए माल होते हैं उनके इस्तेमाल की अनुमति कच्चे माल के दायरे को विस्तृत करता है। तो ये है इसकी व्याख्या, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कसावा। ठीक है, और फिर दूसरा क्या दिया है, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, ये भी हो सकता है। तीसरा दिया है मूंगफली के बीज, तो मूंगफली के बीज की इसमें नहीं गणना की गई है, तो ये नहीं होगा तीसरा। अब तीसरा जहाँ जहाँ है हम उसको डिलीट कर देंगे तो हमारा ऑप्शन निकल के आ जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, भारत में मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट इसमें दिया है और पूछा है उपयुक्त कूटों में से कौन सा सही है, ये हम लोगों को बताना है। आइए इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, यह 2 जिलों में विस्तृत है। बिल्कुल सही बात है। ये जो डेजर्ट नेशनल पार्क 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जैसलमेर ज़िले में है और यह राजस्थान राज्य के बाड़मेर ज़िले में है। तो इस तरह से 2 राज्यों में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। और दूसरा दिया है कि उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है, तो कोई मानव वास ऐसा हो ही नहीं सकता, उसमें कोई मानव वास स्थल ना हो। उद्यान काफ़ी बड़ा होता है तो इसमें मानव हैं। देखिए, जो डेजर्ट नेशनल पार्क है इसमें एक वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला है। इसमें लगभग 73 गाँव और 62,000 लोग आते हैं। ठीक है, डाउन टू अर्थ मैगजीन आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह का डाटा आपको मिलता है। तो हम लोग का दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है, यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान के इलाके जो हैं वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा सी। अगर हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो यह उड़ान वाले सबसे भारी पक्षियों में से एक है। वे भारतीय उपमहाद्वीप पर शुष्क घास के मैदानों और झाड़ियों में निवास करते हैं, तो इसके लिए राजस्थान सबसे अच्छा इलाका मिल जाता है उन लोगों को। और यह भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक स्थानीय है। यह भारत के राजस्थान, देखिए मैंने पहले कहा, डेजर्ट नेशनल पार्क गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और यहाँ तक कि पाकिस्तान के कुछ हिस्से में भी ये पाए जाते हैं।
अगर हम बात करें IUCN की लिस्ट की तो ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आते हैं। साथ ही अगर साइट्स की परिशिष्ट में देखें तो परिशिष्ट 1 में आते हैं और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में आते हैं। प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन इसकी परिशिष्ट 1 में आते हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में ये सब कुछ आपको याद रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों को अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट इसमें दिए हैं और पूछा है उपयुक्त में से कौन सा सही है। आइए इसका पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने भारत के 36% जिलों को अतिशोषित अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इस तरह के जो ऑप्शन देते हैं 36% कितना कोई याद रखेगा। तो ये देखिए, अगर हम इसकी व्याख्या करें तो वर्तमान में इसके उपयोग का लगभग 80% कृषि वर्तमान में कुल भूमिजल का लगभग 80% कृषि द्वारा लिया जाता है और भारत में 140 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि का लगभग 48.8% सिंचित क्षेत्र है। शेष 51.2% वर्षा पर आधारित है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दिया है, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत है। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट हम लोग का सही हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट दिया है, विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, मैंने आपको बताया। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास यानी कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है। तो ये सबसे बड़ा क्षेत्र जो है ना, वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये हम लोग इनके पास है। आइए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह नल्लामाला जंगल के अंदर स्थित है। बहुउद्देशीय जलाशय श्रीशैलम और नागार्जुन सागर रिजर्व में स्थित है। कृष्णा नदी इस रिजर्व के बेसिन को काटती है। रिजर्व में मुख्य प्रकार के वन बायोम हैं। दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन हैं। इसके अलावा रिजर्व में जो अन्य मुख्य स्तनधारियां हैं उसमें बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, स्पूत भालू, उत्तरी ढोल, भारतीय पेंगुइन, चीतल, संभार, हिरण, सेव रोटन, ब्लैक बक, चिंकारा और चौसिंघा, मगरमच्छ, भारतीय अजगर, भारतीय कोबरा, बंगाल मॉनिटर, भारतीय सितारा कछुआ और भारतीय मोर शामिल हैं। यहाँ जहरीले सांपों की 4 बड़ी प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे रसेल, वाइपर, कोबरा, कॉमन क्रेट, स्केल्ड वाइपर। ठीक है, क्रिटिकल टाइगर के निवास स्थान, जिसे टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र भी कहा जाता है, की पहचान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई। यही करता ही है, आपको पता है, मैंने पहले बताया। वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर अनुसूचित जनजाति या ऐसे अन्य वनवासी के अधिकारों को प्रभावित किए बिना ऐसे क्षेत्रों को बाघ संरक्षण के लिए सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो अनुसूचित जातियां हैं और वन के वासी हैं उनके हित को प्रभावित न किया जाए और ऐसा रास्ता निकाला जाए ताकि बाघ भी सुरक्षित हो जाएं और उनके हित भी प्रभावित ना हो। ठीक है, तो सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र क्रांतिक बाघ आवास नागार्जुन सागर श्रीशैलम 3728 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हम लोगों ने यूपीएससी 2020 का इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का सारा प्रश्न कर लिया। अब कल हम यूपीएससी 2021 का इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का प्रश्न करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी यह जान सके कि हमें पीवाई को कैसे सॉल्व करना है, ताकि आने वाले एग्जाम में हम सफल हो पाएँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।